हेलो स्टूडेंट्स, दीपक ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर में बात करी थी कि किस प्रकार से आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर किसी भी दिए गए कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हो। आप लोगों ने देखा कि जब अपन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो कैथोड पे और एनोड पे दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अभी आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फैराडेज लॉ पर। ठीक है, आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर में फैराडे ने, देखो फैराडे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। आई होप आप सभी लोगों ने इस क्लास से पहले भी फैराडे का नाम कभी ना कभी जरूर सुना है। तो फैराडे जो साइंटिस्ट था उसने इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर में लॉ दिए थे, नियम दिए थे छोटे मोटे, जिनको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉ। तो आज की इस क्लास में हम लोगों को पूरी फैराडे लॉ के ऊपर में बात करनी है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चीज है ये आप लोग कल की क्लास में समझ चुके हो। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चीज होता है। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो कैथोड पे एनोड पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फैराडे का लॉ क्या है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड फैराडे ने कितने लॉ दिए थे? दो लॉ। फैराडे ने अपने दो नियम दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर में। तो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। अभी हम पढ़ेंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ कि फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट लॉ क्या दिया था। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नोटबुक पेन लेकर के बैठिए। आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रही है ये चीज, इसको नोट कीजिए और ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। 12th के सिलेबस के लिए फैराडे का जो लॉ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट करते चलिएगा तो अपना पूरा फोकस केवल बोर्ड पे, समझ में आएगा टॉपिक एकदम अच्छे से। देखिए फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मान लो सपोज मेरे को NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, मेरे को NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। मैं क्या करूंगा, मैंने इस कंटेनर के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने बैटरी से जोड़ दिया। यहां पर मैंने ले लिया क्या, तो कल की क्लास याद है आप लोगों को, NaCl, वो भी मोल्टन स्टेट में ले लिया। जब हम लोग देखो इस वाले इलेक्ट्रोड को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव यानी कि एनोड, इस वाले को निगेटिव यानी कि कैथोड। ठीक है, यहां पे अंदर में Na+Cl-, NaCl जो है जब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अभी ये Na+ जाएगा इधर की तरफ, ये Cl जाएगा इधर की तरफ। तो क्या होगा, कैथोड के ऊपर में Na बनेगा और एनोड के कैथोड के ऊपर में क्लोरीन गैस बनेगी और इसके ऊपर में Na बनेगा। क्लियर है बात ये। तो अभी फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब आप किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो एनोड पे या कैथोड पे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है। एनोड पे और कैथोड पे बनने वाले प्रोडक्ट को मैं क्या मान ले रहा हूं, मान लो वो बना W ग्राम। ठीक है, अभी कैथोड पे Cl2 कितनी बनी, W ग्राम। एनोड पे Na कितना बना, W ग्राम। ठीक है, और आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट खत्म भी होता है। और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा NaCl। जब NaCl कंज्यूम होगा, जब NaCl खत्म होगा तभी तो अपने पास में Na और Cl बनेगा, Cl2 और Na बनेगी। क्लियर। तो फैराडे ये बोल रहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइसिस में, मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइसिस में
खर्च होने वाले रिएक्टेंट का अमाउंट W ग्राम है और बनने वाले प्रोडक्ट का अमाउंट भी W ग्राम है, तो उसने ये कहा कि जो बनने वाले प्रोडक्ट है और जो खत्म होने वाला रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट, उसकी मात्रा किस चीज पे डिपेंड करती है, तो ये W डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इस सेल के अंदर, इस सर्किट के अंदर, इस बैटरी से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप लोग फ्लो करवाओगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप जाने दोगे अंदर, NaCl उतना ही ज्यादा कंज्यूम होता जाएगा और NaCl जितना ज्यादा कंज्यूम होता जाएगा Na और Cl उतना ही ज्यादा बनता जाएगा। तो ये बात क्लियर है। वापिस बोल रहा हूं, फैराडे का फर्स्ट लॉ लैंग्वेज फॉर्म में आप लोग समझिए अच्छे से। देखो फैराडे ने ये कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में खर्च होने वाले रिएक्टेंट का अमाउंट और बनने वाले प्रोडक्ट का अमाउंट उस सर्किट के अंदर फ्लो करवाई जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसके अंदर भेजेंगे, रिएक्टेंट उतना ज्यादा कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अभी आप लोग देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। पढ़ा है आप लोगों ने, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को मैं बोलता हूं फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये W किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज के। यानी कि इसके अंदर आप जितना चार्ज फ्लो करवा रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और जितना ज्यादा आप चार्ज फ्लो करवाओगे रिएक्टेंट उतना ज्यादा कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट उतना ज्यादा फॉर्म होगा। बोलो क्लियर है ये बात। फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, Q कूलाम। ठीक है, तो W इज प्रोपोर्शनल टू Q। ये लीजिए Q क्या है, Q है आवेश, चार्ज। तो Q इज चार्ज इन कूलाम। आपने कितने कूलाम चार्ज फ्लो करवाया, इसका मतलब आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनेगा और रिएक्टेंट उतना ही ज्यादा कंज्यूम होगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, W प्रोपोर्शनल टू Q। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या चीज आएगी मेरे पास, W इज इक्वल टू ZQ। ये W इज इक्वल टू ZQ। यहां पे इस Z को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया फैराडे का। किसी भी सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में उस सेल में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे रिएक्टेंट उतना ज्यादा खर्च होगा, प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। ठीक है, W प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZQ। समझ में आ गई बात। Z इज इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस। ये लीजिए Z को हम लोग क्या बोलते हैं, तो Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये लीजिए, ये इसका हिंदी टर्म। तो Z को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो W इज इक्वल टू ZQ आ गया। बोलो क्लियर है ये बात। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि आपने Q की वैल्यू कैसे निकालनी है, Q की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मान लो इस सर्किट के अंदर ये जो बैटरी लगाई है, इस बैटरी से आप लोग क्या कर रहे हो, 10 एम्पियर की विद्युत धारा, 10 एम्पियर की मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हो आप लोग। मान लो 500 सेकंड तक 10 एम्पियर की विद्युत धारा आप लोग 500 सेकंड तक फ्लो करवा रहे हो, तो
इस सर्किट में आप लोगों ने कितना कूलाम चार्ज फ्लो करवा दिया। तो Q की जब आप लोग वैल्यू निकालोगे तो देखो धारा है एम्पियर में यानी कि I और ये है टाइम T, तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी होता है। आपने किसी परिपथ में किसी सर्किट में कितने कूलाम चार्ज फ्लो करवाया उसके लिए आप उसकी विद्युत धारा को मल्टीप्लाई कर दो उसके टाइम से। तो देखो 10 इंटू 500 यानी कि 5000 कूलाम चार्ज आप लोगों ने उस सर्किट के अंदर फ्लो करवा दिया। तो मैं Q की वैल्यू क्या लिख सकता हूं यहाँ पे IT, तो W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T। ये लीजिए, ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो समझ में आया फैराडे का फर्स्ट लॉ? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो उसके अंदर बनने वाला प्रोडक्ट और खर्च होने वाला रिएक्टेंट दोनों ही डिपेंड करता है इस चीज पे कि आप उस सर्किट के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हो मतलब चार्ज फ्लो करवा रहे हो। चार्ज फ्लो को हम बोलते हैं Q। W वो है कि रिएक्टेंट कितना खर्च हुआ या प्रोडक्ट कितना बना, तो W प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q के। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो W इज इक्वल टू ZQ आ जाएगा। Z को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्लियर है बात? और Q क्या होता है? तो Q होता है I इंटू टी, तो W इज इक्वल टू ZIT। ये आपका फॉर्मूला बन गया पहला फैराडे के लॉ का। अभी इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस टाइप से आ सकती है वो अपन सोल्व करते हैं, फिर अपन बात करेंगे फैराडे के सेकंड लॉ की। तो इसको नोट कीजिए आप लोग, मैं आपको इस फॉर्मूले पे बेस्ड या फैराडे के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करवा रहा हूं। तो देखो हम लोग अभी फैराडे के फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वापिस W प्रोपोर्शनल Q, W is equals to ZQ and W is equals to ZIT। ये तीन फॉर्मूले तीनों के तीनों किसके हैं? फैराडे के फर्स्ट लॉ के हैं। यहां पर Z क्या होता है? तो Z इज इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस। ये हम Z को बोलते हैं। अभी अगर कोई आपको ये बोले कि Z की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, तो ये चीज मैंने आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बताई हुई है कि अगर कोई कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो उस कांस्टेंट के जो मल्टीप्लाई में है उसको 1 मान लो। बताओ जब मैंने ये वाला साइन हटाया तो ये Z आया, तो ये Z कांस्टेंट नहीं है क्या? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट की जब भी आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी पड़े तो Z के साथ में क्या है? Q। बताओ Q की वैल्यू जब 1 लिख दोगे तो ये W और Z इक्वल नहीं हो जाएगा क्या? इक्वल हो जाएगा। तो अगर इफ हिंदी में बोले तो अगर यदि आप लोगों ने किसी सर्किट में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाया तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर आपने किसी सर्किट में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाया तो जो प्रोडक्ट है वो कितना बना? ठीक है, तो अगर मैं Q की वैल्यू लिख दूं तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Z। W क्या है? बनने वाले प्रोडक्ट की मात्रा। अगर किसी सर्किट में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाया जाए तो कितना प्रोडक्ट बनेगा या कितना रिएक्टेंट खर्च होगा, वो ही उसका क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होगा। बोलो क्लियर है ये बात? अभी आप लोग एक क्वेश्चन देखिए, मान लो आप लोग NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। जब आप लोग NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो तो आप लोगों ने 10 एम्पियर का करंट 965 सेकेंड तक उस सर्किट के अंदर फ्लो करवाया। ठीक है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप लोग करवा रहे हो तो आप लोगों ने 10 एम्पियर की करंट 965 सेकेंड तक उस सेल के अंदर फ्लो करवाई, तो जो Na आपके पास बना वो
कितना ग्राम बना, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए आप लोग 2 इलेक्ट्रोड्स लोगे, दोनों को एक बैटरी से जोड़ोगे। उस बैटरी से उस सर्किट के अंदर 10 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 965 सेकंड तक जब आप लोगों ने फ्लो करवाई तो जो Na बनेगा वो Na कितना ग्राम बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, सबसे पहले आप लोगों को NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। हम कल लिख के गए हैं 2NaCl give us 2Na plus Cl2। जब आप लोग NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो आपको Na मिलता है, आपको Cl2 मिलता है। बोलो क्लियर है ये बात। अब बताओ NaCl से Na कैसे बना। अगर मेरे को निकालना है Na तो मैं क्या करूंगा, सीधा सा फॉर्मूला है WNA इज इक्वल्स टू ZNA इंटू I इंटू T। तो देखो I की वैल्यू तो पड़ी है 10 एम्पियर, T की वैल्यू पड़ी है 965 सेकंड, लेकिन Na के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी, Na के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी। तो अभी मैंने आप लोगों को Z क्या बताया, अगर किसी परिपथ में, अगर किसी सर्किट में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाया जाए, 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाया जाए तो बनने वाले प्रोडक्ट की जितनी ग्राम में मात्रा होगी वो ही उसका क्या होगा, Z होगा। ठीक है, तो अभी अपन को ये देखना है कि जब इस सर्किट में 1 कूलाम चार्ज आप लोगों ने फ्लो करवाया तो कितना Na बना, वो Na की W की मात्रा होगी। क्लियर। तो देखो NaCl से Na, इस Na के अंदर Na प्लस में है, Cl माइनस में है। इस Na प्लस से Na कैसे बना, तो आप लोग देखिए 2Na प्लस से बना 2Na। बताओ इसके लिए क्या करना पड़ा, क्या इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़े, ऑफ कोर्स करने पड़े। तो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2Na बन गया। ये एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन बनेगी जो आप लोग में भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Na प्लस से Na चला गया, रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन हो तो ये वाली रिएक्शन कहां होगी, कैथोड पे। अभी आप लोग ये देखो कि जब सर्किट के अंदर 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो 2 मोल Na के बन रहे हैं। बोलो समझ में आ गई बात। जब सर्किट में भाई जब एक Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 मोल Na बनाएगा, 2 Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे 2 Na बनाएंगे। इस 2 का मतलब क्या है, 2 मोल। तो जब सर्किट के अंदर 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते जाएंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते जाएंगे तो 2 मोल Na बनते जाएंगे। बोलो क्लियर है ये बात। यहां मैं क्या लिख सकता हूं कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा सर्किट में तो 1 मोल Na बनेगा। जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेगा तो 1 मोल Na बनेगा। बोलो क्लियर है ये बात। बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। मैंने Z के लिए क्या बताया, वापिस बोल दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। Z की वैल्यू निकालने में बहुत बार आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो क्या होता है Z, वापिस बता रहा हूं, जब आप लोग 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाओ तब कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, वो W है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96,500। तो बताओ जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो कर रहा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 96,500 कूलाम चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा है। जब इतना कूलाम चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा है तो 1 मोल Na बन रहा है। 1 मोल Na का मतलब 23 ग्राम। Na का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 23 ग्राम। 1 मोल Na बन रहा है मतलब 23 ग्राम Na बन रहा है। जब इतने कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है तो इतने ग्राम Na बन रहा है। अब बताओ जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा सर्किट में तो कितने ग्राम बनेगा, 23/96,500 ग्राम Na बन जाएगा।
मैंने क्या बताया था जेड के लिए, जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाओ तो कितने ग्राम प्रोडक्ट बनता है, वही जेड है। तो जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाया तो Na कितना बना, इतना बना। तो Na के लिए जेड की वैल्यू ये आ जाएगी। बोलो क्लियर है ये बात, कोई डाउट नहीं यहां तक। अभी आप लोग देखो हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आप लोगों ने लगा दिया, W for Na is equals to Z for Na into I into T। तो Z की वैल्यू कितनी आई, 23/96,500 इंटू आई की वैल्यू 10 इंटू टी की वैल्यू 965। ये 1 0 से 1 0 गया, इससे ये गया 10 बार, और 10 से जब इसको काट दिया तो ये आया 2.3 ग्राम। यानी कि जब आप लोग NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में 10 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 965 सेकंड तक फ्लो करवाओगे तो Na जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2.3 ग्राम बनेगा। बोलो क्लियर है ये बात, कोई डाउट है इसमें? नहीं, इसको नोट कीजिए आप लोग। तो किस प्रकार से हम लोगों ने फैराडे के फर्स्ट लॉ पर न्यूमेरिकल किया, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अभी इसी के अंदर मान लो जब हम लोग NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, जब हम लोग NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो हमको Na मिल गया और Cl2 मिल गई। जब मैंने 10 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई 965 सेकंड तक, 10 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 965 सेकंड तक फ्लो करवाई तो ये कितना बना, 2.3 ग्राम बना। इसी प्रकार से आपको कुछ बताओ भाई Cl2 जो है वो कितने ग्राम बनेगा। तो आई होप अब आप लोग कर लोगे। जब इतने एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी इतने सेकंड तक फ्लो करवाई तो Na इतना बना, तो Cl2 कितना बनेगा। आप लोगों को सबसे पहले केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए, लिखी पड़ी है आपके सामने। अब लोग ये लिखोगे WCl2 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो Z की वैल्यू Cl2 के लिए कितनी है, वो इंटू I इंटू T, ये आपका फॉर्मूला। देखो I की वैल्यू तो एकदम सिंपल पड़ी है 10, T की वैल्यू पड़ी है 965 सेकंड। हमें दिक्कत कहां आती है, हमें दिक्कत इसमें आती है कि Z की वैल्यू कितनी होगी। तो Z क्या होता है, जब 1 कूलाम चार्ज सर्किट में फ्लो करवाया जाए तो कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, वो Z है। क्लियर है बात। तो अभी आप लोग ये देखिए कि Cl से Cl2 बना कैसे, ठीक है। तो यहां पे Cl पे क्या चार्ज है, माइनस, तो 2Cl माइनस जब बना Cl2 तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़े। ये रिएक्शन लिख लोगे आप लोग। लास्ट केस में हम लोगों ने क्या देखा था, 2Na प्लस से 2Na बना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो जब ये Cl 2 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 1 मोल Cl2 बन जाएगा। यानी कि सर्किट में जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जब सर्किट में 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो 1 मोल Cl2 बन जाएगी। बोलो क्लियर है ये बात। जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे 1 मोल Cl2 बनेगी। बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96,500। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 96,500 इंटू 2। जब इतना कूलाम चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा तो कितने ग्राम Cl2 बनेगी। देखो एक Cl का जो एटम होता है, Cl का जो एक एटम होता है उसका मोलिकुलर वेट होता है 35.5। Cl का मोलिकुलर वेट 35.5 होता है। अगर मैं लिखूं Cl2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी कि 71 ग्राम। 71 ग्राम। तो जब इतना कूलाम चार्ज फ्लो करेगा तो Cl2 कितनी बनेगी,
71 ग्राम। और जेड की वैल्यू क्या होती है, जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो करे तो कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। तो इतने कूलाम के अंदर जब इतनी कर रही है तो बताओ, जब सर्किट में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा, जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा, 71 71 अपॉन 2 इंटू 96,500, 2 इंटू 96,500 ग्राम Cl2 बन जाएगी। ठीक है, तो जब आपने 1 कूलाम चार्ज फ्लो करवाया तो इतनी Cl2 बनी, ये जेड की वैल्यू आ गई, तो जेड की वैल्यू लिख दो। तो अभी आप लोग क्या करोगे, W इज इक्वल्स टू जेड की वैल्यू 71 71 इंटू 2 सॉरी 71 बटा 2 इंटू 96,500 इंटू आई की वैल्यू 10 इंटू टी की वैल्यू 965। अभी देखो, इस जीरो से ये जीरो गया, इससे ये गया 10 बार। ठीक है, 2 से ये गया कितनी बार, 35.5 बार, और 10 का उसमें डिवाइड कर दो तो W की वैल्यू आ जाएगी 3.5 ग्राम। ये लो, जब आपने 10 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 965 सेकंड तक फ्लो करवाई तो Na बना 2.3 ग्राम और Cl2 कितना बना, तो Cl2 कितना बना 3.5 ग्राम। बोलो क्लियर है ये बात, इसको नोट कीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो 2 प्रोडक्ट बन रहे थे हमने दोनों निकाल लिए एक ही फॉर्मूले से। कैसे बनेंगे, अभी आप लोग ये भी देख सकते हो, अगर आपको कोई ये पूछे, फेराडे ने ये भी तो कहा था कि खत्म होने वाले रिएक्टेंट की भी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जब आप लोग 10 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 965 सेकंड तक फ्लो करवाओ तो NaCl कितने ग्राम डिकम्पोज हो जाएगा, ये भी आप लोग को पूछ सकता है। तो आप लोग एक बात का ध्यान दीजिए, एक रूल है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसका अकॉर्डिंग ये है कि जितने ग्राम रिएक्टेंट होता है उतने ही ग्राम प्रोडक्ट बनता है। यानी कि जब 10 एम्पियर की धारा 965 सेकंड तक फ्लो करवाई तो टोटल प्रोडक्ट आपके पास कितना बन गया, 3.5 ग्राम ये और 2.3 ग्राम ये, यानी कि टोटल प्रोडक्ट 5.8 ग्राम बना। और ये 5.8 ग्राम कब बनेगा, जब NaCl 5.8 ग्राम खत्म होगा तब। अब आप लोगों को पता करना है कि NaCl कितना खर्च होगा, तो आप लोग बता सकते हो। देखो, W NaCl इज इक्वल्स टू Z फॉर NaCl इंटू I इंटू T। ठीक है, कर दोगे। अब आप लोग ये देखिए कि 2 NaCl गिव अस 2 Na प्लस Cl2। ठीक है, Na के ऊपर चार्ज +1, Cl के ऊपर चार्ज -1। एक NaCl जब डिकम्पोज हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 1 प्लस 1 माइनस। यानी कि Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस से Na बन रहा है, मतलब Na प्लस से Na कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन ले और उस इलेक्ट्रॉन को जो Cl है वो डोनेट करे। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो एक NaCl डिकम्पोज होगा। क्लियर है ये बात, इसका मतलब जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो 1 मोल NaCl डिकम्पोज होगा। मान रहे हो ये बात, तो आप ये ध्यान रख लो कि उस कंपाउंड में प्लस और माइनस चार्ज कितना है उतने मोल इलेक्ट्रॉन कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 प्लस 1 माइनस यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो 1 मोल NaCl बनेगा। यानी कि जब 96,500 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा तो NaCl का ग्राम निकाल लो, Na का ग्राम 23 और Cl का ग्राम 35.5, तो 23 और 35.5 दोनों को ऐड करोगे 58.5 ग्राम।
96,500 कूलाम चार्ज पे इतने ग्राम NaCl बन रहे। मतलब जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा तब 58.5 बट्टा 96,500, ये आ गई जेड की वैल्यू NaCl के लिए। अभी इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग। तो देखो अपन सोल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपके पास लिखा पड़ा है जेड NaCl, जेड के लिए NaCl की वैल्यू 58.5 बट्टा 96,500 इंटू आई की वैल्यू 10 इंटू टी की वैल्यू 965। 1 0 से 1 0 गया, इससे ये गया 10 बार, और 10 से इसको डिवाइड कर दो तो 5.8 ग्राम। बताओ कितना डिकम्पोज होगा, 5.8 ग्राम। आंसर आना भी कितना चाहिए था, इन दोनों को जोड़ो तो जब ये 5.8 ग्राम डिकम्पोज होगा तो ये 5.8 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा क्या था फैराडे का फर्स्ट लॉ। किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में जितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना रिएक्टेंट खत्म होगा। क्लियर? तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं फैराडे का सेकेंड लॉ। बात करेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ। तो देखो फैराडे ने सेकेंड लॉ क्या दिया था। मान लो आप इस कंटेनर के अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, और इन दोनों को आप लोगों ने यहां पे आप किसी एक कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे। जैसे मान लो सपोज NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे और यहां पर आप लोग 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहां पे आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो CuSO4 का। तो यहां पे Na+ Cl-, यहां पर Cu+2 SO4 -2। बताओ यहां पर किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर Na बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यहां पर Cu बनेगा। तो फैराडे ने ये कहा कि अगर 2 जगह पे आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो और दोनों में इलेक्ट्रिसिटी समान है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करवा रहे हो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो करवा रहे हो। ऐसा कैसे होगा? तो मान लो अपन को 2 कंपाउंड का एक साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, लेकिन अपने पास बैटरी एक ही है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि बैटरी को आप ऐसे जोड़ दो, एक ही बैटरी से आप दोनों सेल को आपस में जोड़ दो। जितनी इलेक्ट्रिसिटी यहां फ्लो होगी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यहां फ्लो होगी, ठीक है। तो फैराडे ने ये कहा कि जब 2 सेल के अंदर सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कितना ग्राम प्रोडक्ट बनेगा और इसके अंदर कितना ग्राम बनेगा। मान लो यहां पर मैं बोल रहा हूं ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो W1 ग्राम है और ये जो बन रहा है वो W2 ग्राम है। तो फैराडे ने ये कहा कि W1 ग्राम अपॉन W2, W1 और W2 का जो रेशियो होगा वो रेशियो इक्वल होगा किसके? E1 और E2 के। E1 और E2 क्या है? इक्विवेलेंट वेट, यानी कि तुल्यांकी भार। अब ये तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा। तो जो 1 नंबर सेल के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है और जो 2 नंबर के अंदर बन रहा है उन दोनों का वेट का जो रेशियो होगा वो दोनों के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा। यहीं पर मान लो आपने एक तीसरी चीज और लगा दी, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और लगा दिया, W1 रेशियो W2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं W1 रेशियो W2 इज इक्वल्स टू E1 रेशियो E2। तो 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 3 सेल में कैसे करोगे? W1 रेशियो W2 रेशियो W3 इज इक्वल्स टू E1 रेशियो E2 रेशियो E3।
चार सेल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले आप लेंगे शो में समझिए कि फैराडे का सेकंड लॉ है क्या। फैराडे ने ये कहा कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा रहा है तो उन दोनों के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट का वेट का रेशियो, बनने वाले प्रोडक्ट के वेट का रेशियो उन दोनों प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर? W1 रेशियो W2 इज इक्वल्स टू E1 रेशियो E2। समझ में आ गई ये बात? अभी हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आप लोगों को ये और बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग, तो अभी हम लोग फैराडे के सेकंड लॉ पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सेल ले लिए मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां पर मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, यहां पर भी मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने एक ही बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। यानी कि दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इक्वल जा रही है एकदम। चलो अभी हम देखते हैं, यहां पर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा हूं NaCl का और यहां पे करवा रहा हूं CuSO4 का। मतलब यहां पे मेरे को Na मिलेगा, यहां पर मेरे को Cu मिलेगा। जब मेरे को Cu 6.3 ग्राम मिल जाएगा, जब इस सेल के अंदर Cu 6.3 ग्राम मिल जाएगा, तब यहां पर मेरे को कितने ग्राम Na मिलेगा, ये हम लोगों को बताना है। समझ में आ गई बात? दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दो अलग अलग चीजों का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी समान जा रही है। जब समान इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इसके अंदर जब इतने ग्राम Cu बन जाएगा तो इसके अंदर कितने ग्राम Na बनेगा। इसके लिए हम लोग फैराडे का सेकंड लॉ लगा रहे हैं। देखिए आप लोग, WNA अपॉन WCu, Na का वेट अपॉन Cu का वेट इज इक्वल्स टू Na अपॉन Cu, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। Na का तुल्यांकी भार बटा Cu का तुल्यांकी भार। NaCl से Na कैसे बन रहा है? देखो आप लोग, Na प्लस है, यहां पे उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, Na बन गया। यहां पे Cu से Cu कैसे बन रहा है? तो Cu प्लस 2 में है, दो इलेक्ट्रॉन लिया, Cu बन गया। क्लियर है बात? अब Na का वेट हम लोगों को निकालना है, तो WNA अपॉन Cu का वेट हम लोगों को दिया गया है 6.3 इज इक्वल्स टू, अब बताओ Na का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लोग करते हैं, अगर कोई एसिड है, देखो मोलिकुलर वेट M, मोलिकुलर वेट अपॉन, अगर कोई एसिड है तो वो कितना H प्लस डोनेट कर रहा है उसका डिवाइड कर देंगे। अगर कोई बेस है तो वो कितना OH माइनस कर रहा है उसका डिवाइड कर देंगे। यानी कि एसिड के लिए मोलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी, बेस के लिए मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी। और अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, जैसे ये देखो ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, M मोलिकुलर वेट अपॉन चार्ज, यानी कि आवेश कितना है। तो Na प्लस के ऊपर में चार्ज कितना है, +1, तो दो E Na की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Na के लिए मोलिकुलर वेट 23/1, तो 23/1 यानी कि 23 अपॉन Cu के लिए बताओ, तो Cu के लिए मोलिकुलर वेट अपॉन, बताओ Cu पे चार्ज +2/2। Cu का मोलिकुलर वेट कितना होता है? जब आपको इस टाइप का कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा
तो आपको मोलिकुलर वेट भी दिया जाएगा। तो Cu का मोलिकुलर वेट मैं आप लोगों को दे दूं 63.5। तो मोलिकुलर वेट 63.5 बट्टा 2, तो ये आ गया इसका मोलिकुलर वेट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट, तो 63.5 बट्टा 2। समझ में आ गई ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। तो 23 में यहां पे कुछ नहीं है, मैं लिख दूं 23 बट्टा 1। तो देखो 23 बट्टा 1 बट्टा 63.5 बट्टा 2, तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो देखिए WNA अपॉन 6.3 इज इक्वल टू 23 इंटू 2, 23 इंटू 2 46 बट्टा 63.5, ये 63.5। क्लियर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। WNA इज इक्वल्स टू, सॉरी WNA इंटू 63.5 बट्टा 46 इंटू 6.3। अभी आपको WNA निकालना है, तो ये उसके डिवाइड में जाएगा। तो देखो अपन यहां कर ले रहे हैं, इसी का भी बता दूं आप लोगों को, ध्यान से समझना। WNA इज इक्वल्स टू 46 इंटू 6.3 बट्टा 63.5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 4.6 ग्राम। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 4.6 ग्राम। ये देखिए, अगर कैलकुलेशन के अंदर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो आप लोग खुद से उसको चेक कर लेना। बाकी मेन मेथड क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक शेल है, जब दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे सेम इलेक्ट्रिसिटी दे करके, तो एक का अमाउंट W1 ग्राम, दूसरे का अमाउंट W2 ग्राम, उन दोनों अमाउंट का रेशियो उन दोनों के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा। W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। ये सब कुछ कर लिया, समझ में आ गया आप लोगों को। इसको नोट कीजिए। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। फैराडे के 1 और 2 नियम अभी जाने से पहले मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, जिसको आप लोग खुद से सोल्व करेंगे और कमेंट के अंदर मेरे को उसका आंसर बताएंगे। आप लोग HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। जब आप लोगों ने 20 एम्पियर का करंट, 20 एम्पियर का करंट 1900 या मैं लिख दूं 9650 सेकंड तक उसके अंदर फ्लो करवाया, उस बैटरी के अंदर 20 एम्पियर का करंट 9650 सेकंड तक फ्लो करवाया, तो H2 आपके पास कितने ग्राम बन जाएगा, ये आप लोगों को खुद से करना है। और ये आप लोगों को पता चल गया होगा, फैराडे के फर्स्ट लॉ से सोल्व होगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको खुद से घर पे ट्राई कीजिए और मेरे को कमेंट के अंदर इसका आंसर बताइए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।